2030s की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत के उन जरूरी इंडस्ट्रियल इनोवेशंस को देखना होगा। एल्गोरिदम्स के ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिक्टेट करने से बहुत पहले प्रोडक्टिविटी में जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो कोई नया फ्यूल सोर्स या नया मटेरियल नहीं था, बल्कि प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक रेवोल्यूशन। 1913 में फोर्ड मोटर कंपनी ने हाईलैंड पार्क प्लांट में ऑपरेशन शुरू किए, जिसने हमेशा के लिए ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग की दिशा बदल दी। इस इनोवेशन से पहले ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से आर्टिसनल यानी कारीगरी वाला काम था। स्किल्ड मैकेनिक्स की टीम्स एक सिंगल चेसिस के आसपास इकट्ठा होती थीं और सीक्वेंशियली इंजन, ट्रांसमिशन और इंटीरियर बनाती थीं। हर वर्कर एक जर्नलिस्ट था जिसे मैकेनिकल नॉलेज की एक बड़ी मेंटल लाइब्रेरी और अलग अलग तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती थी। हाईलैंड पार्क असेंबली लाइन की खूबी मशीनरी में नहीं, बल्कि ह्यूमन एफर्ट के रेडिकल फ्रैगमेंटेशन में थी। कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज मैकेनिकल असेंबली को सिस्टमैटिकली अलग अलग रिपीटेटिव मैनुअल एक्शंस में तोड़ दिया गया था। वर्कर ए अब ऑटोमोबाइल बिल्डर नहीं थे, वे सिर्फ लेफ्ट साइड लग नट्स को सिक्योर करने के लिए जिम्मेदार थे। वर्कर बी स्टीयरिंग कॉलम अटैच करते थे। टास्क को आइसोलेट करके फैक्ट्री ने कॉन्टेक्ट स्विचिंग के भारी टेम्पोरल फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। वर्कर्स को अब अलग रेंज लेने के लिए फ्लोर पर इधर उधर चलने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था और न ही उन्हें इलेक्ट्रिकल वायरिंग से अपहोल्स्ट्री पर शिफ्ट होने में कॉग्निटिव एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी। मसल मेमोरी ने उनके स्पेसिफिक नैरो फिजिकल मूवमेंट को बायोलॉजिकल एफिशिएंसी की एब्सोल्यूट लिमिट्स तक ऑप्टिमाइज कर दिया। ये डिवीजन ऑफ लेबर का अल्टीमेट रियलाइजेशन था, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर अभूतपूर्व डिफ्लेशनरी प्रेशर डाला और ऑटोमोबाइल को एलीट लोगों के लिए एक लग्जरी क्यूरियोसिटी से बदलकर आम लोगों के लिए एक एक्सेसिबल यूटिलिटी बना दिया। अगली एक सदी तक फिजिकल स्पेशलाइजेशन के इस पैराडाइम ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को दिशा दी। हमने लंबी असेंबली लाइंस बनाई हैं फीड करने के लिए, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज किया और ह्यूमन बॉडी से एफिशिएंसी की हर बूंद निचोड़ने के लिए फिजिकल टास्क को लगातार फ्रैगमेंट किया। हालांकि जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल एरा से इंफॉर्मेशन एज में ट्रांजिशन कर रही थी, एक क्यूरियस पैराडॉक्स उभर कर सामने आया। जहां फिजिकल लेबर हाइपर स्पेशलाइज्ड हो चुका था, वहीं कॉग्निटिव लेबर जिद्दी तौर पर आर्टिसनल बना रहा। लेट 20th और अर्ली 21st सेंचुरी के दौरान नॉलेज वर्क, चाहे वो लीगल एनालिसिस हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसने असेंबली लाइन मॉडल का विरोध किया। एक मर्जर को हैंडल करने वाला कॉर्पोरेट लॉयर प्री 1913 के मैकेनिक की तरह ही एंड टू एंड प्रोसेस को मैनेज करता था। वे डेटा इकट्ठा करते थे, प्रेसिडेंट पढ़ते थे, स्ट्रेटेजी सिंथेसाइज करते थे और लोकलाइज्ड क्लॉजेज ड्राफ्ट करते थे। ह्यूमन ब्रेन हालांकि काफी एडेप्टेबल है, लेकिन कॉग्निटिव कन्वेयर बेल्ट पर आधे अधूरे विचारों को सीमलेसली पास करने के लिए दूसरे दिमागों के साथ आसानी से नेटवर्क नहीं करता। नतीजतन नॉलेज वर्कर की प्रोडक्टिविटी एक प्लेटू पर आ गई, जो कि एक सिंगल ह्यूमन माइंड की बायोलॉजिकल लिमिट से बंधी थी, जो लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे डेटा सेट्स को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे हम 2030s की रियलिटीज को नेविगेट कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल बॉटलनेक टूट चुका है। स्पेशलाइजेशन का फाउंडेशनल इकोनॉमिक लॉ डिस्कार्ड नहीं किया गया, बल्कि इसे एग्रेसिवली एब्स्ट्रैक्ट किया गया है। हमने फैक्ट्री फ्लोर पर मसल पावर को डिवाइड करने से ट्रांजिशन करके अब डीप न्यूरल नेटवर्क्स के आर्किटेक्चर के भीतर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को डिवाइड करना शुरू कर दिया है। कॉग्निटिव असेंबली लाइन, ये समझने के लिए कि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जबरदस्त एफिशिएंसी कैसे हासिल करती है, हमें लार्ज स्केल न्यूरल नेटवर्क को एक सिंगल ओमिनिशियन ब्रेन के तौर पर नहीं, बल्कि एक हाइपर ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल फैक्ट्री के तौर पर देखना चाहिए। मॉडर्न फाउंडेशन मॉडल्स का आर्किटेक्चर 20th सेंचुरी की असेंबली लाइन का बिल्कुल सही कॉन्सेप्चुअल डिसेंडेंट है, जिसे मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करके सिलिकॉन पर एग्जीक्यूट किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क की जर्नी के बारे में सोचिए, जैसे कि एक मल्टीलिंगुअल लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना। तब ये स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव मॉडल से होकर गुजरता है। ये प्रोसेस इनटेक बे से शुरू होता है, जिसे आर्किटेक्चर में टोकनाइजेशन कहा जाता है। जैसे एक ऑटो प्लांट कच्चा अनरिफाइंड आयरन ओर नहीं ले सकता, वैसे ही एक न्यूरल नेटवर्क कॉन्स्ट्रक्चर ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकता। टोकनाइजेशन लेयर एक इंडस्ट्रियल स्टैंपिंग प्रेस की तरह काम करती है, जो पैराग्राफ, सेंटेंसेस और वर्ड्स को स्टैंडर्डाइज मैनेजेबल कंप्यूटेशनल यूनिट्स में तोड़ देती है, जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। ये स्पेशलाइज सब सिस्टम और कुछ नहीं करता। इसे लॉ की कोई समझ नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट का कोई ज्ञान नहीं होता और टेक्स्ट जनरेट करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। इसका इकलौता इकोनॉमिक फंक्शन रॉ इनपुट को तेजी से और बिना किसी गलती के स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि मटेरियल को लाइन के अगले स्टेज के लिए तैयार किया जा सके। जब रॉ डेटा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, तो ये कॉग्निटिव कन्वेयर बेल्ट पर मूव करता है, जिसे अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। इंसानी नॉलेज वर्कमैन सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम यह तय करना होता है कि कौन सी जानकारी असल में काम की है। एक इंसान लॉयर को केस लॉ के 100 पेजेस पढ़ने में घंटों लग सकते हैं सिर्फ उन 3 सेंटेंसेस को ढूंढने के लिए जो जरूरी हैं। न्यूरल आर्किटेक्चर में यह टास्क अलग करके अटेंशन लेयर्स को सौंप दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए लेयर सीक्वेंस में हर टोकन का दूसरे टोकन के मुकाबले रिलेवेंस यानी वेट डायनामिकली कैलकुलेट करती हैं। अटेंशन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखता, बल्कि ये एक अल्टीमेट राउटिंग मैनेजर की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि डाउनस्ट्रीम कंप्यूटेशनल लेयर्स अपनी प्रोसेसिंग पावर सिर्फ डेटा पॉइंट्स के बीच के मैथमेटिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स पर फोकस करें। पार्शियली प्रोसेस्ड डेटा फिर नेटवर्क की गहराइयों में एंटर करता है, जिन्हें हिडन लेयर्स कहते हैं। यहाँ कॉग्निटिव लेबर का असली फ्रैगमेंटेशन इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन को मिरर करता है। एक मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क में ऐसी 100 लेयर्स हो सकती हैं और हर लेयर असेंबली लाइन पर एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कस्टेशन की तरह काम करती है। शुरुआती लेयर्स मैन वर्कर्स यानी मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत ही बेसिक लेवल फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते वक्त पहली कुछ लेयर्स शायद सिर्फ बेसिक सिंटैक्स और ग्रामर स्ट्रक्चर को ही पहचान पाएं।
वे अपना आउटपुट अगली लेयर्स को पास करती हैं जो ब्रॉडर सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स को पहचानने में स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे कि डेट्स, मॉनेटरी वैल्यूज या स्पेसिफिक लीगल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। और आगे जाकर डीपर लेयर्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में स्पेशलाइज करती हैं, जैसे कि इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस के नुआंसेस को पहचानना, ज्यूरिसडिक्शनल कंप्लायंस को क्रॉस रेफरेंस करना या छोटी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस को डिटेक्ट करना। सबसे जरूरी बात यह है कि कॉमा के सिंटैक्स को कैलकुलेट करने वाली लेयर को उस लेयर के बारे में कुछ पता नहीं होता जो नॉन कंप्लीट क्लॉज की कंप्लायंस को वेरीफाई करती है। ये पूरी तरह से आइसोलेटेड हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो लाइट की स्पीड से एक सिंगल माइक्रो टास्क परफॉर्म करते हैं। इन्हें कॉग्निटिव फटीग नहीं होता, इन्हें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इनका ध्यान नहीं भटकता। लीगल टेक्स्ट को समझने के इतने बड़े टास्क को बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पेशलाइज्ड टेंसर ऑपरेशंस में ब्रेक डाउन करके ये नेटवर्क कॉग्निटिव थ्रूपुट का वो लेवल अचीव कर लेता है जिसे बायोलॉजिकल ब्रेन्स मैच ही नहीं कर सकते। फाइनली प्रोसेस्ड कंप्यूटेशंस लाइन के एंड तक पहुंचते हैं जो है आउटपुट जनरेशन लेयर। यहाँ हिडन लेयर्स की स्पेशलाइज्ड इनसाइट्स को सिस्टमैटिकली रीअसेंबल किया जाता है। मॉडल ओरिजिनल यूजर प्रॉम्प्ट को फुलफिल करने के लिए टोकन्स की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस को कैलकुलेट करता है और फ्रेगमेंटेड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस को वापस फ्लोट कोहेरेंट ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन सर्वर फार्म्स न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स के रूप में इंसानी हाथों से न्यूरल पाथवेज तक स्पेशलाइजेशन का ये एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फेनोमेनन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक नए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है। कॉग्निटिव असेंबली लाइन की इकोनॉमिक रियलिटीज ने हार्डवेयर लैंडस्केप को रेडिकली रीशेप कर दिया है, जो उन फैलते हुए हाइपर डेंस सर्वर फार्म्स में दिखाई देते हैं जो 2030 की ग्लोबल इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल इंजन्स का काम करते हैं। जैसे फिजिकल असेंबली लाइन को स्पेशलाइज्ड टूल्स की जरूरत होती थी, जैसे वोल्टिंग के लिए न्यूमैटिक ड्रिल्स और स्टैंपिंग के लिए हाइड्रोलिक प्रेसेस, वैसे ही कॉग्निटिव असेंबली लाइन को स्पेशलाइज्ड सिलिकॉन की जरूरत होती है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू एक जर्नलिस्ट वर्कर की तरह काम करता था। ये काफी कैपेबल था और अलग अलग तरह के लॉजिकल टास्क को सीक्वेंशियली हैंडल कर सकता था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को लगातार स्विच करने की जरूरत की वजह से ये फंडामेंटली बॉटलनेक था। मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जरूरी मैसिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडस्ट्री ने एक हार्डवेयर स्पेशलाइजेशन रिवोल्यूशन देखा है। वर्कलोड को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयू और फिर आखिर में हाईली स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी एएसआईसी जैसे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स पर शिफ्ट कर दिया गया। ये चिप्स अल्टीमेट स्पेशलाइज्ड लेबर्स हैं। ये फंडामेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने या नेटवर्क प्रोटोकॉल मैनेज करने में असमर्थ हैं, बल्कि इन्हें सिर्फ एक चीज करने के लिए इंजीनियर किया गया है, हजारों सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को एक साथ परफॉर्म करना। जब आप एक मॉडर्न डेटा सेंटर में एंटर करते हैं, जो एक सॉवरेन कंप्यूट फैसिलिटी है जो मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट में फैली है और एक मिड साइज्ड सिटी के बराबर एनर्जी कंज्यूम करती है, तो आप अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर के बीच से गुजर रहे होते हैं। फैसिलिटी का आर्किटेक्चर उस न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को पूरी तरह मिरर करता है जिसे ये होस्ट करती है। प्रोसेसर्स के कुछ क्लस्टर्स पूरी तरह से ग्लोबल डेटा स्ट्रीम्स के इंटेक और टोकनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स फैक्ट्री के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की तरह काम करते हैं जो सर्वर रैक्स के बीच इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस को जीरो लेटेंसी के साथ शटल करते हैं। लिक्विड कूल्ड एक्सेलरेटर्स की पूरी आइल्स केवल प्रोप्राइटरी डेटासेट्स के डीप लेयर फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं। ये हार्डवेयर स्पेशलाइजेशन इंटेलिजेंस की मार्जिनल कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर देता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लेवल्स पर टास्क को आइसोलेट करके एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी एनर्जी और टाइम बहुत कम हो जाता है। ये बिल्कुल वही इकोनॉमिक मैकेनिज्म है जिसने हेनरी फोर्ड को मॉडल टी की असेंबली टाइम को 12 घंटे से घटाकर 90 मिनट करने में मदद की थी, जिसे अब सिंथेटिक इंटेलिजेंस के प्रोडक्शन पर अप्लाई किया गया है। इकोनॉमिक लॉ की कंटिन्यूटी। जब आप इस ट्रांजिशन को एनालाइज करते हैं तो ये बहुत साफ हो जाता है कि इकोनॉमिक्स के फाउंडेशनल लॉज को फिर से नहीं लिखा गया है, बल्कि उन्हें बायोलॉजी की बाधाओं से आजाद कर दिया गया है। नेशंस की वेल्थ हमेशा उस एफिशिएंसी से जुड़ी रही है जिसके साथ एक सोसाइटी लेबर को डिवाइड कर सकती है और अपने प्रोडक्टिव फोर्सेस को स्पेशलाइज कर सकती है। सदियों तक स्पेशलाइज करने की हमारी क्षमता ह्यूमन बॉडी की फिजिकल लिमिटेशंस और ह्यूमन ब्रेन की कॉग्निटिव लिमिटेशंस से बंधी हुई थी। हम टास्क को सिर्फ उस हद तक ही ब्रेक डाउन कर सकते थे जहां तक एक इंसान उन्हें फिजिकली एग्जीक्यूट कर सके, और हम उन टास्क को सिर्फ उस हद तक कोऑर्डिनेट कर सकते थे जहां तक ह्यूमन मैनेजर्स उन्हें समझ सकें। एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजर और न्यूरल नेटवर्क का आना स्पेशलाइजेशन की आजादी का प्रतीक है। अब हम ह्यूमन मसल मेमोरी की स्पीड या ह्यूमन कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ से सीमित नहीं है। कॉग्निटिव टास्क को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में ट्रांसलेट करके हमने नॉलेज वर्क को बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैरेललाइज्ड ऑपरेशंस में स्लाइस करने का तरीका ढूंढ लिया है। हमने सफलतापूर्वक कॉग्निटिव असेंबली लाइन बना ली है। मीडियम इंडस्ट्रियल वर्कर के कठोर हाथों से शिफ्ट होकर टेंसर कोर के माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉन पाथवेज पर आ गया है, लेकिन आउटपुट ट्रेजेक्टरी बिल्कुल वैसी ही है, जो है प्रोडक्टिविटी में एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी, कॉस्ट्स का स्ट्रक्चरल डिफ्लेशन और अवेलेबल सरप्लस का मैसिव एक्सपेंशन। हालांकि यह साबित करना कि मशीनें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क को डिवाइड और कॉन्कर कर सकती हैं इस डिकेड की मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी को समझने का सिर्फ पहला कदम है। इस टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ से जो क्रिटिकल सवाल उठता है वह इंटीग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट का है। अगर सर्वर फार्म डिवीजन ऑफ लेबर का अल्टीमेट रियलाइजेशन है तो उस बायोलॉजिकल वर्कर के लिए क्या रोल बचता है जिसका पहले कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पर मोनोपोली था। ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल वर्कफ्लो से डोमिनेटेड इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल की फ्यूचर वैल्यू तय करने के लिए हमें सख्ती से यह असेस करना होगा कि ये दो फंडामेंटली अलग तरह के वर्कर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं और एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक गहरे और अनसेंटिमेंटल इवैल्यूएशन की जरूरत है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स कहां अभी भी एज होल्ड करते हैं।
और कहां वे परमानेंटली आउटक्लास हो चुके हैं, जो हमें सीधे 1.2 स्पेशलाइजेशन ऑफ एआई एजेंट्स वर्सेस ह्यूमन लेबर एनालाइजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लोर करने की ओर ले जाता है।